दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज जो है मिंट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी पब्लिश हुआ है और हेडलाइन उसका क्या है? एयरटेल अपोजेस जियो's प्रपोजल टू यूज 5G बैंड फॉर वाईफाई सर्विस। अब दोस्तों बहुत सारे मेरे दर्शक हैं, उनको इसका सर पैर कुछ समझ में नहीं आया होगा। ये कौन सा 5G बैंड की बात हो रही है और 5G बैंड में वाईफाई सर्विस, ये क्या चल रहा है? तो दोस्तों आज मैं इस सारी सारी पेचीदा मतलब ये रहस्य का पर्दाफाश करूंगा। आप ये स्टोरी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये स्टोरी जो है प्रीमियम स्टोरी है, तो आपको ये दिखेगा नहीं क्योंकि मेरे पास प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है नहीं। तो पूरा स्टोरी तो आपके सामने जो है मैं दिखा नहीं पाऊंगा, बट मैं इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली ये स्टोरी आई कहाँ से, इसके पीछे क्या मतलब इसका पूरा हिस्ट्री क्या है और क्या करने जा रहा है जियो और एयरटेल क्या अपोज कर रहा है। दोस्तों अगर आपको याद हो, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हैं, तो मैंने एक वीडियो भी किया था इसके ऊपर 9 मई 2025 को। द टाइटल ऑफ द वीडियो वाज हाउ 26 गीगाहर्ट्ज बैंड, क्योंकि ये जो बैंड है 5G बैंड, ये 26 गीगाहर्ट्ज बैंड है, we became a gold mine for SUC loopholes, FWA potential and regulatory jackpot for both Jio and Airtel। अब इसका क्या मतलब है? बहुत सारे मेरे दर्शक हो, उनको समझ में नहीं आया होगा कि क्या मतलब क्या है इसका। और मैंने एक बहुत पहले स्टोरी किया था 25 अप्रैल 2022 को। इसमें मैंने लिखा था कि विल 5G इम्पैक्ट SUC इफ यस हाउ। अब SUC क्या होता है? स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज, एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू शेयर ऑपरेटर पे करता है फॉर यूजिंग स्पेक्ट्रम, और ये ऑक्शन डिटरमाइन होता है। मतलब ऑक्शन का जो एनआईए होता है उसमें मेंशन होता है कि कौन से बैंड में कितना स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज पे करना पड़ेगा ऑपरेटर्स को। तो दोस्तों पूरी हिस्ट्री सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। तो मैंने, जैसे मैं हमेशा करता हूं, मैं इसको स्लाइड डेक के फॉर्म में आपको बताऊंगा, एक एक स्लाइड में लेके जाऊंगा आपके सामने और पूरा हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसका पूरा मैं समझाने वाला हूं। तो टाइटल ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज कि 26 गीगाहर्ट्ज बैंड, गोल्ड माइन और स्पेक्ट्रम वेस्टेज। अब गोल्ड माइन और स्पेक्ट्रम वेस्टेज की जो कहानी है आपको तब समझ में आएगा जब आप पूरा वीडियो देखेंगे, नहीं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, बिकॉज ये थोड़ा मामला पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है। अब 26 गीगाहर्ट्ज बैंड क्या है? अगर आप मेरे वेबसाइट में जाएंगे तो मेरे पास एक लिंक है जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, ये परागकर स्पेक्ट्रम मैप्स डॉट स्ट्रीमलेट। इसमें आप देखेंगे तो ये 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का मैप है। यहाँ पे सर्कल्स हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और ये लाल कलर दिख रहा है आपको 1 गीगाहर्ट्ज, ये है आपका मतलब हर सर्कल में जो है जियो ने 1 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लिया है, और एयरटेल ने ग्रीन में हर सर्कल में उन्होंने 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लिया है, और दोनों एडजेसेंट हैं। और जो ब्लू में वो वोडाफोन आइडिया है, तो उन्होंने जो है हर सर्कल में अलग अलग क्वांटम स्पेक्ट्रम लिया है। और ये एक नोट करने वाली बात है कि कुछ स्पेक्ट्रम जो है उन्होंने भी लिया था अदानी ने, जो कि अब एयरटेल का पार्ट है, ये जो ब्लैक कलर के जो ब्लॉक्स हैं, है ना। तो ये आपका बैकग्राउंड हो गया। अब चलते हैं सीधे मेरे स्पेक्ट्रम स्लाइड में। इसमें देखिए 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में एसयूसी सेविंग हुई थी बहुत ज़्यादा। और क्यों हुई थी एसयूसी सेविंग, वो मैं आपको बताऊंगा इस प्रेजेंटेशन में। और स्पेक्ट्रम वेस्टेज क्यों होने वाला है वो भी बताऊंगा। तो इंडिया जो है, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि भैया बेस्ट यूज ऑफ 26 गीगाहर्ट्ज बैंड है क्या। अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको 26 गीगाहर्ट्ज बैंड की दरकार है क्यों। क्योंकि अगर आप देखें 5G टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि आपको बहुत ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत होती है इन ऑर्डर टू ड्राइव ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा और थ्रूपुट। तो जब आप लो फ्रीक्वेंसी बैंड में जाते हैं तो आपको बैंडविड्थ बहुत कम मिलती है, मतलब स्पेक्ट्रम ज्यादा नहीं है वहां पे, मिड में थोड़ा ज्यादा है। और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड जैसे 26 गीगाहर्ट्ज बैंड है, उसमें बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा, इसलिए 26 गीगाहर्ट्ज बैंड बिकम्स ए नेचुरल कैंडिडेट फॉर ड्राइविंग ह्यूज स्पीड्स, है ना। ये हो गया। तो दोस्तों ऑपरेटर्स ने, जैसे मैंने बताया कि कितना स्पेक्ट्रम खरीदा, एयरटेल ने 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा पैन इंडिया, जियो ने 1000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदा। और ऑक्शन के टाइम में एनआईए के अंदर में ये मेंशन था कि अगर यह स्पेक्ट्रम आप खरीदेंगे तो आपको एसयूसी 0% देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एसयूसी हमेशा के लिए 0 हो जाएगा, और वो हम आपको समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में। तो नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखें कि एसयूसी आर्बिट्राज है क्या, एसयूसी आर्बिट्राज में आपको ये ब्लेंडेड एसयूसी का फॉर्मूला में फोकस करना पड़ेगा। अगर दोस्तों अगर आप देखें, जब भी ऑक्शन हुआ हर बैंड में एक एसयूसी का नंबर अटैच होता था। जैसे 900 मेगाहर्ट्ज में कुछ होगा, 1800 में कुछ होगा, 2100 में कुछ होगा, और हर ऑक्शन में डिफरेंट नंबर होता था।
तो इन ऑर्डर, क्योंकि अगर आप देखें तो हर बैंड का और हर बैंड के अंदर में स्पेक्ट्रम ब्लॉक्स के अंदर में रेवेन्यू को डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल है। तो डब्ल्यूपीसी ने एक ब्लेंडेड एसयूसी का एक फॉर्मूला निकाला। उसने कहा कि भाई ठीक है, हर स्पेक्ट्रम ऑक्शन में अलग अलग एसयूसीज हैं, तो आप एक काम करेंगे, जितना स्पेक्ट्रम है उससे मल्टीप्लाई करके वी विल क्रिएट ए एग्रीगेटेड नंबर। तो एग्रीगेटेड नंबर का क्या होता है कि ओल्ड स्पेक्ट्रम ओल्ड एसयूसी, न्यू स्पेक्ट्रम न्यू एसयूसी। तो जो ओल्ड एसयूसी होता था उससे वो मल्टीप्लाई करते हैं ओल्ड स्पेक्ट्रम को, न्यू एसयूसी जो है 26 गीगाहर्ट्ज बैंड को, उसको नया एसयूसी जो कि 0% उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो टोटल स्पेक्ट्रम है उसे डिवाइड कर देंगे। अब क्यों? क्योंकि 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रम है, 1 गीगाहर्ट्ज। तो क्या होगा कि ओवरऑल एसयूसी जो है विल बी ड्रिवन डाउन सिग्निफिकेंटली। जैसे फॉर एग्जांपल एयरटेल का 4% था, वो गिर के जो है 0.6 से 0.8% हो गया, है ना। जियो का शायद मेरे ख्याल से 3.5 था, उसका भी 0.5% हो गया। क्यों हो गया? बिकॉज ये डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा हो गया। तो यही एडवांटेज 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का था कि इट ड्रोव द एसयूसी वैल्यू फॉर द ऑपरेटर्स टू ए वेरी सिग्निफिकेंट लोअर नंबर। अब इससे क्या हुआ कि आपका रेवेन्यू, क्योंकि आप जो है टॉप लाइन में अगर आपका 3% बच जाता है एसयूसी में, बिकॉज आपने 26 गीगाहर्ट्ज बैंड खरीदा है, तो अगर आप नेट प्रेजेंट वैल्यू में रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे आपको हजारों करोड़ का फायदा हो जाता है। तो मेरा एक एस्टिमेट था, एक मैंने इस आर्टिकल में शायद किया था, ये आर्टिकल अगर आप देखें इसका लिंक मैं दे दूंगा। इसमें मैंने जो है कैलकुलेट किया था कि कितना इम्पैक्ट होगा। तो मैंने शायद मेरा एस्टिमेट इसमें था, किसी और आर्टिकल में था, तो मैंने 50,000 करोड़ का जो है इम्पैक्ट एस्टिमेट किया था ऑपरेटर को, जियो एंड एंड एयरटेल, है ना। तो 50, अगर आप 26 गीगाहर्ट्ज बैंड नहीं खरीदते तो आपको 50,000 करोड़ का आपका ओवरऑल वैल्यूएशन में फर्क पड़ेगा। इसका मतलब 26 गीगाहर्ट्ज बैंड खरीदने के बाद में एक्चुअली सरकार ने आपको पैसे दिए हैं 26 गीगाहर्ट्ज बैंड खरीदने के लिए, बिकॉज स्पेक्ट्रम के प्राइस तो ज्यादा नहीं था। 1 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम कॉस्ट अराउंड 7,000 करोड़, है ना। तो 7,000 करोड़ और कहाँ 50,000 करोड़। तो यही एक सबसे बड़ा एसयूसी आर्बिट्राज है 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का? प्रॉब्लम आरएफ लेवल पे है, क्योंकि अगर आप लो फ्रीक्वेंसी बैंड देखेंगे तो उनका रीच ज्यादा होता है, वो कॉर्नर्स को बेंड करते हैं, मतलब पेड़ वेड़ आ जाता है तो बेंड हो जाता है। इंडोर कवरेज भी पॉसिबल है, जैसे 900 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज में। 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में क्या होता है कि ये बैंड इस तरह का है कि इसमें ना स्ट्रेट लाइन सिग्नल जाती है, जैसे लाइट होती है ना, वो बेंड नहीं करता कॉर्नर, उसी तरह से इसमें कॉर्नर बेंड ज्यादा होते नहीं है। तो क्या होता है, ये ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए इसका जो प्रोपागेशन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत ही पुअर है 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का। इसलिए 26 गीगाहर्ट्ज बैंड को इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा आरएफ लेवल पे इनोवेशन करना पड़ता है, एंड दैट मेक्स द बेस स्टेशन लिटिल कॉस्टली। मैं आपको समझाता हूं कि एक्चुअली होता क्या है। अब क्या होता है कि बिफोर वी गेट इनटू कि 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में आरएफ लेवल पे क्या इनोवेशंस होते हैं, ये समझना जरूरी है कि जब आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और वो प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो जो भी आपके पास में लिवरेज होता है आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वही हाल इंजीनियर्स ने 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में किया। अब दोस्तों इसको जरा ध्यान से समझिए, जितना ज्यादा आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उतना ज्यादा वेवलेंथ छोटा होता जाएगा, वो तो पता ही है आपको, है ना। तो क्या किया उन्होंने, क्योंकि वेवलेंथ जब छोटा होगा तो जितना छोटा वेवलेंथ होगा उतनी ज्यादा एंटीनास आप जो है एक पर्टिकुलर फॉर्म फैक्टर में पैक कर सकते हैं, और जितने एंटीना होंगे उतना ज्यादा आपको बीम को शेप करने में फायदा मिलेगा, मतलब नैरो हो जाता है बीम। और अब बहुत सारे बीम्स जो है एक साथ शूट कर सकते हैं एंटीना से। अब क्या होगा कि ये सारे बीम्स विल एक्ट लाइक कॉपर वायर्स। तो मतलब जैसे आपने देखा होगा कि कॉपर वायर अगर आपके पास में है, जैसे मान ले कि ये कॉपर वायर है, कॉपर केबल है, सॉरी कॉपर केबल, तो इसमें मल्टीपल स्ट्रैंड्स हो गया है। तो मल्टीपल स्ट्रैंड्स होने के कारण में आपकी कैपेसिटी जो है सिस्टम की काफी इंप्रूव हो जाती है। तो यू कैन ड्राइव ह्यूज कैपेसिटी फ्रॉम द 26 गीगाहर्ट्ज बैंड, जैसे 1 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम कैन ड्राइव मल्टीपल टाइम्स द कैपेसिटी, जो कि कॉरस्पॉन्डिंगली एक बीम में पॉसिबल है। तो ये एक सबसे बड़ा फायदा हो गया बीम शेपिंग, जिसको कहता है बीम शेपिंग, बीम स्टीयरिंग। अब इस बीम शेपिंग और बीम स्टीयरिंग से एक और एडवांटेज जो है इंजीनियर्स ने लेना शुरू कर दिया, जितना छोटा बीम होगा उतना दूर तक जाएगा, क्योंकि इसमें कवरेज नहीं होता है, क्योंकि इसका जो प्रोपगेशन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत पुअर होता है। तो उन्होंने क्या किया है कि पावर को उन्होंने एक छोटा सा सॉलिड एंगल में कंसंट्रेट कर दिया। जैसे आपने टॉर्च में देखा होगा
कि टॉर्च का अगर फोकल पॉइंट प्रॉपर तरीके से एडजस्टेड है तो टॉर्च का जो लाइट होती है बहुत दूर तक जाता है। उसी तरह से ये बीम बहुत दूर तक जाता है, पर इससे एक खामियां ये होती है कि जो आपका जो स्ट्रेंथ होता है, ईएमएफ का जो स्ट्रेंथ होता है वो काफी बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं ईआईआरपी। ईआई पे क्यों बढ़ता है? क्योंकि आप पावर को बहुत छोटा सॉलिड एंगल में कंसंट्रेट कर देते हैं, तो इससे बीम जो है नैरो हो जाता है, पर एनर्जी काफी बढ़ जाती है। तो इससे एक नुकसान क्या हो सकता है कि ईएमएफ के इश्यूज आ सकते हैं। तो वो कैसे ईएमएफ के इश्यूज आ सकते हैं वो इस स्लाइड में हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये ईएमएफ का जो है, जैसे मान लीजिए हाई ईआईआरपी नीड्स फॉर कंट्रोल। देखिए बीम जितने छोटे होते जाएंगे उतना ज्यादा आपको जो है ईएमएफ की प्रॉब्लम्स आएंगी, बिकॉज डेंसिटी ऑफ द पावर विल इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, है ना। तो 3GPP ने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स मेथड का इस्तेमाल किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला अच्छा मैं इस बीम को कंटिन्यूस नहीं रखूंगा, कंटिन्यूसली ऑन नहीं रखूंगा, इसको स्विच ऑन स्विच ऑफ करता रहूंगा। जिससे क्या होगा कि जो EIRP है वो अगर आपको कंटिन्यूस रखोगे इसको तो फिर बहुत ज्यादा EIRP होता है, तो आपको EMF की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप स्विच ऑन स्विच ऑफ करोगे तो क्या होगा कि एवरेज जो है EIRP काफी कम हो जाएगा विद इन द थ्रेशोल्ड। तो आप इससे दो फायदे कर सकते हैं, आप जो है हाई EIRP ड्राइव कर सकते हैं और EMF के जो प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 3GPP ने इस मेथड को इस्तेमाल किया इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट कि जो ये बहुत डिफिकल्ट बैंड है 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का, उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया जाए, जिसको बोलते हैं टाइम एवरेजिंग। अब जियो ने देखा कि देखिए 26 गीगाहर्ट्ज बैंड के बेस स्टेशन और डिवाइसेस बहुत कॉस्टली हैं, तो उन्होंने बोला देखिए स्पेक्ट्रम तो हमने ले लिया, उसका फायदा ले लिया, एसयूसी का फायदा ले लिया, अब हमको इंश्योर करना है कि ये स्पेक्ट्रम का कुछ तो यूज हो जाए, और अगर हम इसको यूज ना कर पाए तो फिर रेगुलेटर और डीओटी ये नहीं कहे भाई स्पेक्ट्रम वापस कर दो, वापस करेंगे तो 50,000 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, यूबीआर तो हम 5 गीगाहर्ट्ज में ऑलरेडी कर रहे हैं, आपको पता है यूबीआर हो रहा है अनलाइसेंस बैंड में, क्यों ना 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में हम वाईफाई डिप्लॉय कर देते हैं। वाईफाई डिप्लॉय करके क्या फायदा होगा? फायदा सबसे बड़ा होगा कि आपके बेस स्टेशन के प्राइस जो है काफी कम हो जाएंगे। भले ही डिवाइस में ज्यादा फर्क नहीं होने वाला, पर बेस स्टेशन का कॉस्ट प्रॉब्ली 1/10 हो सकता है। तो अगर आप रोल आउट ऑब्लिगेशन में जाएंगे तो देखेंगे भाई बेस स्टेशन डिप्लॉय करना है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्वायरमेंट है। डिवाइस कस्टमर एक्वायर करना वो नहीं है, क्योंकि एनआईएम में रोल आउट एप्लीकेशन में क्या लिखा है, कितने बेस स्टेशन लगाएंगे आप, इतना ही लिखा है, कितने कस्टमर एक्वायर करेंगे ये कोई मेंशन नहीं है वहां पे। तो बेस स्टेशन के प्राइस अगर कम हो जाता है तो बहुत फायदा है। तो इसी पे उन्होंने क्या किया है कि इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द बेस स्टेशन, बोला ये काम करते हैं 3GPP का टेक्नोलॉजी को हटाओ, हम वाईफाई डिप्लॉय कर लेते हैं। तो यही सबसे बड़ा जो है इंटेंट है टू इन ऑर्डर टू ड्राइव अ डिफरेंट स्टैंडर्ड इन 26 गीगाहर्ट्ज बैंड कंपेयर टू व्हाट 3GPP टेक्नोलॉजी इज एनविसेस टू डू। तो देखिए अब क्या हुआ दोस्तों कि जियो का फोकस जो है वाईफाई डिप्लॉय करने का है, एयरटेल ने बोला नहीं नहीं हम तो 3GPP करेंगे, उनको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो अब क्या हुआ है कि एयरटेल और जियो का स्पेक्ट्रम जैसे मैंने आपको बताया था वो एडजेसेंट है ना। ये देखिए ये एयरटेल का स्पेक्ट्रम है ग्रीन और जियो का। अब क्योंकि यहाँ पे दो डिफरेंट टेक्नोलॉजी होगी तो दोनों टेक्नोलॉजी इंटरफेयर करेंगे आपस में, तो यहाँ पे गार्ड बैंड की दरकार होगी। तो गार्ड बैंड की दरकार होगी तो जियो कह रहा है कि एयरटेल कह रहा है कि भाई हमको तो बहुत ज्यादा गार्ड बैंड चाहिए और आप अपना गार्ड बैंड अपने बैंड में निकालो, क्योंकि हमारा स्पेक्ट्रम हम वेस्ट नहीं कर सकते। जियो कह रहा है कि हमको मिनिमम गार्ड बैंड की दरकार होगी। तो इसी का सबसे बड़ा टसल है जो कि मिंट ने इस स्टोरी में रिपोर्ट किया, जो मैं आपको बता रहा था। ये एयरटेल opposes जियो's proposal to use Wi-Fi band for Wi-Fi service. एक्चुअली प्रपोजल नहीं, दे डोंट अपोज, दे वांट लार्जर गार्ड बैंड। अब गार्ड बैंड कितना चाहिए देखिए वो मैं आपको बताता हूं, उसके बाद दूसरे स्लाइड में जाएंगे। जियो का 1 गीगाहर्ट्ज ब्लॉक हाउ मच एक्चुअली यूजेबल। अब देखिए दोस्तों मान लेते हैं कि एयरटेल कहता है कि भैया आप 200 मेगाहर्ट्ज मिनिमम गार्ड बैंड दीजिए और ज्यादा दीजिए। अब 200 मेगाहर्ट्ज इधर उड़ गया है ना, क्योंकि इधर तो आपका एयरटेल है और जियो ने अपने यहाँ पे 200 मेगाहर्ट्ज का गार्ड बैंड किया इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंटरफेरेंस, ठीक है। उसके बाद वाईफाई यूज कर रहे हैं तो वाईफाई का चैनल साइज क्या होता है 320, तो आप 2 320 के चैनल यूज कर सकते हैं। अब तीसरा 320 यूज करने के लिए आपके पास है नहीं, तो आप 160 यूज करिए या इसको खाली छोड़ दीजिए। अब ये खाली छोड़ने से एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे सैटेलाइट है। अब यहाँ पे क्योंकि आप 3GPP टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे इंटरफेरेंस हो सकता है,
तो इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं 160 मेगाहर्ट्ज। तो कितना स्पेक्ट्रम यूज हो रहा है? 320 इंटू 2, दैट इज 640। बाकी जो है स्पेक्ट्रम 200 प्लस 160, दैट इज 360 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम जो है यूज नहीं हो रहा है। इसका मतलब अगर आप देखें 360 डिवाइडेड बाय 1000, लगभग 36% ऑफ स्पेक्ट्रम गेटिंग वेस्टेड, राइट, इन 1 गीगाहर्ट्ज ब्लॉक। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि एक हिडन कॉस्ट है, पावर कट रिड्यूसेस कवरेज। अब क्या हो रहा है कि इस गार्ड बैंड को मिनिमाइज करने के लिए जियो को अपना EIRP, जो मैं आपको बता रहा था ना कि ये देखिए EIRP, इसको कम करना पड़ेगा। नॉर्मल EIRP यूज नहीं कर पाएंगे वो। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि जितना ज्यादा EIRP यूज करेंगे उतने चांसेस होंगे कि भैया इस गार्डमैन को और बड़ा करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने EIRP को काफी कम करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि इनकी कवरेज जो है काफी कम हो जाएगा कंपेयर टू व्हाट 3GPP इज एबल टू ड्राइव। तो इसका मतलब इसका जो स्पेक्ट्रम का जो रीच है वो भी कम हो जाएगा। नॉट ओनली बैंडविड्थ में इंपैक्ट आएगा बट रीच में भी इंपैक्ट आएगा, है ना। तो अल्टीमेटली द मेन पॉइंट इज दैट कि इनोवेशन किया उन्होंने, वाईफाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं विच इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट 3GPP इज प्रपोजिंग। बट इससे जो है जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का इस्तेमाल करने का, क्या वो फुलफिल हो रहा है? क्योंकि हमें तो देखना पड़ेगा ना कि 26 गीगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम जब ऑक्शन हुआ था तो ऑब्जेक्टिव था कि पूरा स्पेक्ट्रम इस्तेमाल हो सके। अब नेचुरली कुछ दिन तक वेट करेंगे तो भी प्राइजेस ऑफ 5G डिवाइसेस भी कम हो जाएंगे और बेस स्टेशन के प्राइसेस भी गिरेंगे। यही साइकिल रहा है। पहले 3G जब डिप्लॉय हुआ था तो प्राइसेस बहुत हाई होते थे, फिर धीरे धीरे प्राइसेस कम हुए। जब 6G आएगा तो क्या हमको 3GPP के लिए वेट करना चाहिए 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का, जिससे कि पूरा का पूरा 1 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इस्तेमाल हो सके, या हम वाईफाई डिप्लॉय करके 38, 36 या 40% स्पेक्ट्रम वेस्ट कर ले और कवरेज को भी रिड्यूस कर दे? तो फायदा ही क्या हुआ ये 26 गीगाहर्ट्ज बैंड खरीदने का? तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है। क्या हम इसको सिर्फ अपने SUC आर्बिट्राज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि इसमें कुछ सर्विसेज भी डिप्लॉय करना चाहते हैं? अगर हम नहीं चाहते हैं सर्विसेज डिप्लॉय करना और हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ SUC का आर्बिट्राज को बरकरार रखना है और इस बैंड को होल्ड करना है और बेस स्टेशन लगा के ये जताना है रेगुलेटर को कि देखिए भैया हमने तो कवरेज रोल आउट ऑब्लिगेशन मीट कर लिया, भले ही आपको कस्टमर मिले ना मिले, तो ये दिस इज नॉट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। आप समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो इसीलिए जो है ये लार्जर क्वेश्चन है, इनोवेशन और स्पेक्ट्रम वेस्टेज। सो 26 गीगाहर्ट्ज बैंड वाज मेनली बॉट फॉर फाइनेंशियल आर्बिट्राज, सर्विस डिप्लॉय करने के लिए नहीं है, जो मैंने आपको बताया था। नाउ ऑपरेटर्स नीड अ रियल यूज केस, तो वाईफाई में अनलॉक अ लिटिल वैल्यू बट वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेक्ट्रम। सो इंडिया शुड आस्क ए क्वेश्चन, इज दिस द ऑप्टिमल स्पेक्ट्रम यूसेज ऑफ 26 गीगाहर्ट्ज बैंड? शुड यू अलाउ, मतलब आपको क्या अलाउ करना चाहिए कि आप नॉन स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी लगा दो उसके अंदर में जिसका रीच भी छोटा हो जाए, स्पेक्ट्रम का भी जो है वेस्टेज हो जाए इतना सारा, तो फिर फायदा ही क्या हुआ? फिर आने वाले टाइम में 6G में भी क्या वाईफाई लगाने वाले हैं क्या? क्योंकि प्रॉब्लम तो सब कुछ हायर फ्रीक्वेंसी बैंड में जाने वाला है। 6G इज गोइंग टू बी एट 6 गीगाहर्ट्ज बैंड, तो वहां क्या आप 3GPP यूज करेंगे कि वहां पे भी वाईफाई यूज करेंगे? अगर वाईफाई यूज करना है तो उसमें स्पेक्ट्रम का ऑप्शन करने का मतलब ही क्या है? इसलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता रहता था कि लो फ्रीक्वेंसी बैंड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कवरेज ज्यादा होता है उसके अंदर में। इसमें क्वांटम स्पेक्ट्रम इतना ज्यादा नहीं होता, पर अगर आपने सारा स्पेक्ट्रम लो फ्रीक्वेंसी बैंड को ऑप्टिमली यूज किया तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस नहीं करोगे, जो इंडिया ने नहीं किया। हाई प्राइस रखा, लो फ्रीक्वेंसी बैंड वेस्ट पड़ा हुआ है, लोग यूज नहीं कर रहे, भारती ने नहीं लिया। आप जो है कोशिश कर रहे हैं कि क्या करूं मैं, है हाई फ्रीक्वेंसी बैंड स्पेक्ट्रम लेके बैठे हुए, खासकर 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में तो आपने काफी आर्बिट्राज का फायदा ले लिया। और आइडिया ये है कि इस बैंड को होल्ड करके रखो, जिसे रेगुलेटर ने इसको वापस ले लिया तो आपको काफी करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक वीडियो दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊं।